नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात योगी माधव से करवाने जा रहे हैं। बहुत सारे इंदौरी उन्हें धर्मेंद्र धाकड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन इंदौर को छोड़ दीजिए तो विश्व के कई देशों में उन्हें योगी माधव के नाम से जाना जाता है। तो स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। आपने यह समय उपलब्ध कराया और वार्तालाप के लिए आपने समय दिया, तो मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जो आपके प्रश्न हों और हमारा जो भी वार्तालाप हो, मैं पूरा सहयोग दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस वार्तालाप में सहयोग देने की बात कही है। योगी माधव, धर्मेंद्र धाकड़ से योगी माधव की कहानी क्या? हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं धर्मेंद्र। इसके लिए बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। जी। जब मैं इंदौर आया था, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स बिफोर, जैसे 12 साल पहले लगभग, तब हम इंदौर में आके छोटे-छोटे गार्डनों में कैंप किया करते थे। कुछ छोटे-छोटे कैंप्स जो नगर निगम के थ्रू होते थे, जिसमें एक संस्थान था जो हमारा हम उसी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मार्गदर्शक थे डॉक्टर दक्षदेव गौड़ जी, और उनका संस्थान था वो था दिव्य योग प्रशिक्षण संस्थान। तो उसमें काम करना शुरू किया, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई इंदौर की। उससे पहले की कहानी बहुत लंबी है, कभी और बात करेंगे, चर्चा का विषय है। बट अभी जो है वह शॉर्ट में बताऊँगा कि इंदौर आना हुआ, उसके बाद इंदौर के छोटे-छोटे स्कूल्स में, गार्डन्स में स्टार्ट हुई हमारी कक्षाएँ। तो शुरुआत में गाँव से आना हुआ था, फिर धीरे-धीरे इस प्रोफ़ेशन में जाना, इसको प्रोफ़ेशनली लेना और कैसे लोगों से मिलना है, बात करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ समझी हमने, पूरी ट्रेनिंग मिली थी उसके लिए, तो वह सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था उस समय का, टीनेज थी हमारी उस समय। तो धर्मेंद्र धाकड़ धाकड़ नाम सुन के लग रहा हो कि बहुत दबंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके विपरीत है बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे सुधार करता हूँ। आप अपनी फील्ड में जी। तो धाकड़ हो? वो तो पता नहीं, ठीक है। जो मेरा पैशन है वो धाकड़ है। यूरोप एक नहीं एक पहुँचा धर्मेंद्र जी। जी, तो जो पैशन है, उसे करने का जुनून है, वह बिल्कुल धाकड़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंदौर का सफ़र हुआ और इंदौर में कक्षाएँ शुरू की, स्कूल्स में, गार्डन्स में हमने क्लासेस ली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। नगर निगम से भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और स्कूल के लोग, टीचर्स से, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो सबने अच्छे से किया। बहुत उसमें हमने आनंद लिया और आगे की भी हमने सोच रखा था कि किस तरह इस तरह को इसको लेके जाना है आगे, किस तरह से इसका प्रचार-प्रसार करना है। क्योंकि उस समय इतना प्रचार-प्रसार नहीं था। यदि हम आज से 10 से 12 साल पहले देखें योग को तो, और इसके बाद में फिर स्टार्ट हुआ हमारे अ, छोटे-छोटे कैंप्स स्टार्ट हुए, योगा ट्रेनिंग कोर्सेज़, ये योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़, उसमें जाने को मौका मिला और वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर धर्मेंद्र धाकड़ से माधव बनने का। तो धर्मेंद्र थोड़ा-सा अलग नाम था, लोगों को थोड़ा अटपटा लगता था बोलने में, यूरोपियन, यूएस जो कंट्रीज़ थे, सोचे क्या अच्छा-सा नाम ढूँढा जाए, माधव रखते हैं, फिर वो रख दिया। योगी टाइटल है, जो योग को फॉलो करता है उसको करता है, उसका टाइटल है मिस्टर, मिसेज़, इस तरह से। तो ये रिमाइंड कराता है कि आप योगी हैं, आप इस तरह से आचरण रखें, अपनी जीवन शैली को वैसे बनाएँ। तो यह स्टार्टिंग थी, यह शुरुआत थी हमारी और तब से अभी तक शुरुआत हो रही है, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो इंदौर से फिर यूरोप, कंबोडिया यहाँ के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी, तो यूरोप जाना हुआ पहली बार 2014 या 15 में, जब हमारा पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा था। तो भारत सरकार की तरफ से कुछ योगा टीचर्स अलग-अलग कंट्रीज़ में भेजे जा रहे थे। कुछ टीचर्स यहाँ भी गए थे, हमारे मित्र हैं डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वह भी गए थे, हम भी गए थे। और अच्छी बात है कि आज के दिन ही हमने आशीर्वाद लिया, यज्ञ किया, वैदिक रीति-रिवाज से आज के दिन ही हम विदा हो रहे थे। ये सब अच्छा अच्छा मौका है आज का। तो आज ही मैं सुबह देख रहा था, फेसबुक रिमाइंड कराता है कि क्या बात है! आपके 5 साल पहले की क्या है, तो ये सब मेमोरीज़ आज की हैं, सुबह देख रहा था। तो ऐसे शुरुआत हुई, पहली बार जाना हुआ था, ऑस्ट्रिया पहली कंट्री थी और वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में फिर दूसरा जो कैंप हुआ था, मेरा कैंप मतलब जो ट्रेनिंग था, वो फिजी में था, जब मैं वर्ल्ड योगा डे के दिन फिजी में था उस टाइम, और वहाँ भी बहुत अच्छा रहा है रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर 40% ऑलमोस्ट इंडियंस हैं, हिंदी बोलते हैं, अच्छा लगा, अपनापन लगा वहाँ पर। तो इस तरह से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ में आना-जाना लगा रहा फिर। तो हर समर्स में बाहर जाना हुआ
और कंबोडिया में फिर हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया और एनजीओ के साथ मिलकर जो काम किया वह काम यह था कि बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि योगा के कोर्सेस हमने लॉन्च किए। योगा कोर्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको फिर हम छोटे-छोटे इस गाँव में जाकर उन गाँव के लोगों के लिए शुद्ध वाटर, शुद्ध जल कैसे उपलब्ध कराया जाए, यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़ा कार्य था। अभी तक कम से कम 50 बोरवेल हमने फैमिलीज़ में गाँव में जा-जा के लगवा दिए हैं, कंबोडिया के छोटे-छोटे गाँव में। तो ये बहुत अच्छा था और वो मुझे इंस्पायर करता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से किसी की हेल्प भी हो रही है, दोनों तरफ। एक तो लोग कोर्स करने आ रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे, दूसरा आप गाँव में जाकर वो शुद्ध पानी उपलब्ध करा रहे हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वह भी अच्छा कार्य लगा और उसको स्टार्ट किया, तो अभी तक चल रहा है। लॉकडाउन है इसलिए अभी इंदौर में हूँ, बाकी कोर्सेज़ चल रहे थे वहाँ पर। तो आप मूल रूप से कंबोडिया के में ही रहते हैं? अधिकतर टाइम कंबोडिया में है और बाकी कंट्रीज़ में टाइम है बट कम देता हूँ। कंबोडिया में अधिकांश जाता है। धर्मेंद्र, एक सवाल मेरे ज़हन में उठा कि आपने कंबोडिया गए, वहाँ पर छोटे-छोटे गाँव में एक सेवा का माध्यम बनाया। कभी ऐसा जी। लगता है कि आपको अपने देश के लिए भी इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए या कर रहे हो? बिल्कुल, शुरुआत इसी से हुई। यही कार्य किए, एनजीओ में जो कार्य किए वो अनाथ आश्रम जाकर सेवा देना या फिर अ, योगा को घर-घर तक पहुँचाना, मुफ्त में देना, फ्री में उसका प्रशिक्षण देना, इस तरह कार्य किए और अभी भी करता हूँ। अभी भी यहाँ बैठकर लॉकडाउन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए फ्री में क्लासेस, फ्री में ध्यान की कक्षा, फ्री में योगा की कक्षाएँ मिल सके। तो ज़ूम पर मैं फ्री में लाइव सेशंस भी दे रहा हूँ, जो कि फ्री सेशंस हैं उसमें, कुछ डोनेशन बेस्ड भी है, जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसको जॉइन कर सकते हैं। तो इस तरह की सेवाएँ हमेशा चलती रहती हैं। वो नहीं छूटता कभी भी, ना छूटेगा क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, चाहे वो कोई हो, मेरे लिए एक उद्देश्य है मनुर्भव, पहले मनुष्य बने। या योग का संदेश है या फिर वेद का संदेश है, वेद में ये मंत्र मिलता है मनुर्भव। तो यह हमेशा हम याद रखते हैं इसको और हमेशा रखेंगे और दूसरों को भी सिखाएँगे कि पहले हम सब मनुष्य बने, बाद में हम और कुछ बने। जैसे कोई धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो या कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य बने, उसके गुणों को धारण करें, मनुष्य के जो गुण होते हैं उनको धारण करें। तो वह हमारा उद्देश्य है सबसे पहले। सबसे पहले हम मनुष्य बने, उसके बाद हम अलग-अलग जी, जाति संप्रदाय के सदस्य बने। ज़रूर, अच्छी सोच है धर्मेंद्र ज़रूर। धाकड़ जी की जी, और यानी कि योगी माधव की, मैं कहूँगा कि अच्छी सोच के साथ वे काम कर रहे हैं। कंबोडिया में जाकर गाँव-गाँव में अलग-अलग तरह से मदद कर रहे हैं और लोगों को योगा सिखाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, यूरोप के कई देशों में जाकर अपने शिविर लगा रहे हैं। इस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा है, कोरोना से लोग पीड़ित हैं। तो उनको लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या उनके लिए कोई इस तरह के कुछ आसन आप बताएँगे जिससे कि उनको लाभ हो? ज़रूर। इस तरह के आसन मैं बताना चाहूँगा, आसन से और भी इफ़ेक्टिव जो है वह प्राणायाम है, जो ब्रेथ हम हमेशा लेते हैं, उसके बिना एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वह बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके भी मैं 4 से 5 प्राणायाम जो है इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, वह मैं आपको बताऊँगा। उसको हम अभ्यास करें और रोज़ उसका अभ्यास करें, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके अलावा जो कोरोना का जो भय है, वह उस बीमारी से कहीं ज़्यादा घातक है। कोरोना है, बट उसका भय जो डर है, वो कई गुना ज़्यादा है। हमें बीमारियाँ जन्म से होती आई हैं, कई तरह के वायरस हमारे शरीर में होते हैं और हमें क्या करना है कि हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि जैसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसका इफ़ेक्ट ना जाए, बुरा प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए कुछ प्राणायाम हम कर सकते हैं और उसका एक और अच्छी विधि है, उसके लिए हम यज्ञ करें घर-घर में क्योंकि यज्ञ सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका है किसी भी वायरस को खत्म करने के लिए। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जहाँ हम यज्ञ करते हैं, वहाँ का आस-पास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ के विषाणु सब खत्म हो जाते हैं। विषाणु जो है वो वायरस से है, जो जीवाणु जो बैक्टीरिया है, तो हमें विषाणु को मारना है अभी, जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसको मारना है। उसके लिए प्राणायाम करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए मैं 4-5 प्राणायाम बताऊँगा, उसका अभ्यास हम सब कर सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो चलिए धर्मेंद्र जी हमको प्राणायाम की अलग-अलग विधा दिखाते हैं, उनको देखते हैं और साथ ही उसकी डिटेलिंग भी करने वाले हैं।
अब हम अभ्यास करेंगे मुख्य प्राणायाम का जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उन 4 मुख्य प्राणायाम में सबसे पहले है कपालभाति। कपालभाति किस तरह से करना है एक बार उसको समझें और फिर उसका अभ्यास हम करेंगे। तो कपालभाति करने के लिए सीधा बैठ जाएं, प्रोस्ट्रेट, कंधे ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी को सीधा समरेखा में रखें, हाथ घुटनों पर ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और यहाँ पर ध्यान दें कि सांस को छोड़ते वक्त आपको पेट को अंदर धक्का देना, पुश करना है, फोर्सफुल पुश करना है और सांस को बाहर झटके से छोड़ना है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें, सांस को झटके से बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर धक्का देना है। सांस को लेते वक्त सिर्फ आपको पेट को ढीला छोड़ना है, कोशिश नहीं करना सांस अंदर लेने की, ऑटोमेटिकली सांस अंदर आएगी। तो इसका अभ्यास सबसे पहले हम करेंगे, एक बार देखें किस तरह से करना है। कपालभाति। इस तरह से हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं और इसके 3 राउंड हम कर सकते हैं, 3 से 4 राउंड। प्रत्येक राउंड में आप 50 से लेकर 100 तक पंप्स कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं पेट को और लगभग इसकी जो गति है वह है 1 सेकंड में 1 बार हो, इस तरह का हम कोशिश करें और बीच बीच में हम आराम करें। जैसे 1 राउंड हो गया, आराम करें, फिर दूसरा राउंड करें, फिर से आराम करें। इस तरह से हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, 3 से 4 राउंड। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप सीधा बैठे। इसके 2 तरीके करने के। पहला तरीका है आप सीधा बैठकर पूरा सांस लंबा गहरा लेना है, लंग्स को अधिक से अधिक स्प्रेड करना, फुलाना है, सांस को अंदर भरना है, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ना है, लंग्स को पूरा स्क्वीज करना है, संकुचित करना है। तो इसका अभ्यास एक बार देखें किस तरह से करेंगे। सीधा बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरह से हम पहला प्रयोग है इसका अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका का। इसका दूसरा जो तरीका, दूसरा प्रयोग है वो किस तरह से करें एक बार देख लें। मुट्ठी बंद करके रखें, जैसे हम ऊपर जाएंगे सांस को लें, मुट्ठी खोल दें, सांस को छोड़ें, मुट्ठी बंद कर लें। जैसे लंग्स का स्प्रेड होना और स्क्वीज होना, उस पर ध्यान दें। अधिक से अधिक सांस को अंदर लें, अधिक से अधिक सांस को बाहर छोड़ें, इस पर ध्यान दें। तो इस तरह से भी हम करके देख सकते हैं। एक बार सांस लेकर हाथ ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करें इसका और तेज गति से अभ्यास अभी ना करें। आप शुरुआत में, यदि आप अच्छे साधक हैं, कई महीनों से सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आप इसका तेज तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 2-3 तरह के इसके स्टेजेस होते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। सो अभी हमने जो किया वो सिर्फ स्लो था। उसके बाद धीरे धीरे हम फास्ट भी कर सकते हैं, मीडियम फिर फास्ट। ये दोनों जो प्राणायाम है, यदि आपको कोई हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, डेली मेडिकेशंस पर है, तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या किसी प्रॉपर योगा टीचर की देखरेख में इसका अभ्यास करें, कंसल्ट करके करें। तीसरा जो प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। कैसे करें उसको एक बार समझ लें। राइट हैंड को नासाग्र मुद्रा या विष्णु मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा बना लें, सीधा बैठकर एक नासिका से सांस को लेंगे, दूसरी नासिका से सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से हम ऑल्टरनेट करेंगे। सांस लेंगे 4 की संख्या में, छोड़ेंगे 8 की संख्या में, यानी सांस को छोड़ने में डबल टाइम हमें देना, जिससे कि हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक बाहर निकाल सकें, पूरी तरह से लंग्स को स्क्वीज करके बाहर निकाल सकें, फ्रेश ऑक्सीजन हम ले सकें अंदर। किस तरह से करें देख लें एक बार। सांस पहले बाहर छोड़ दें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद इन 2, 3, 4, आउट राइट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, breathe in right 2, 3, 4, out left 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, breathe in left 2, 3, 4,
out, right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in, right, 2, 3, 4, out, left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and breathe in. इस तरह से हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट का अभ्यास हम कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो लास्ट अभ्यास है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं इस अभ्यास को। पहला है आप इंडेक्स फिंगर को कानों में लगाकर पूरी आवाज़ को बाहर से ब्लॉक करना, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है षडमुखी मुद्रा बनाकर इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, 2 फिंगर्स को आईज के, लिटिल फिंगर को नीचे ढीला छोड़कर अंगूठों से कान बंद करके लंबा गहरा श्वास लेकर भौरे की तरह आपको आवाज़ करना, गुंजन करना है। एक बार देख लें, समझ लें। सांस लेकर या फिर सिंपली इंडेक्स फिंगर को कान में लगाकर लंबा गहरा श्वास लेकर इस तरह से इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें। तो यह थे हमारे मुख्य प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस which helps to improve our immune system. Thank you so much. Enjoy your practice. If you have any questions, please feel free to contact and ask. Thank you. तो देखिए धर्मेंद्र जी, अब आपको ये सब कुछ दिखा चुके हैं कि अनुलोम विलोम किस तरह किया जाना चाहिए, प्राणायाम किस तरह से किया जाना चाहिए, कपालभाति, भस्त्रिका और तमाम सारे ऐसे आसन आपको बताए हैं, प्राणायाम बताए हैं जिनके उपयोग से, जिनको करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आचार्य जी, माधव जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जब आप ज्यादातर देश के बाहर रहते हैं, यानी कि आपने कंबोडिया को अपना एक बेस स्टेशन बना रखा है, यूरोप के देशों में जाकर जगह जगह योगा के शिविर लगा के लोगों की इम्यूनिटी से लेकर उनकी बॉडी को मजबूत करने के लिए, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उनका मानसिक विकास करने का भी काम कर रहे हैं। तो कितना फर्क महसूस करते हैं जब एक क्लासेस आप इंदौर में लेते थे, भारत में लेते थे और यूरोपीय देशों में ले रहे हैं? जी, तो दोनों में फर्क जो मुख्यतः देखने को मिला वह था कि जो हमारा फिटनेस लेवल है, जो फिजिकल फिटनेस लेवल है, वह थोड़ा कम है, बाहर के लोगों का ज़्यादा है। और हमारा जो मेंटल इमोशनल जो बैलेंस है वो उनसे ज़्यादा है। तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा कि वहाँ की चीज़ों को हमें अपनाएं, ज़्यादा एक्टिव बने, ज़्यादा फिटनेस को बढ़ाएं, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, इसको मुख्य अभिन्न अंग बनाएं, क्योंकि चाहे वो योग के आसन हो, चाहे वह कोई और भी फिजिकल फिटनेस के लिए एक्टिविटी हो, उसको जरूर अपनाएं। ये कोई एक्टिविटी को भी स्पोर्ट्स जीवन में जरूर रखें और उसके साथ साथ में आसन को ऐड कर दें, प्राणायाम को ऐड कर दें, ध्यान को और जोड़ दें, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसमें आपका पूरा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह का आपको लाभ मिलता है। यदि हम कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं उसमें हो सकता है आंशिक रूप से कोई लाभ मिलता हो, शारीरिक रूप से लाभ मिलता हो, मानसिक मिलता हो, लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलता है। शारीरिक भी है, मानसिक भी है, भावनात्मक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो सभी तरह के लाभ हमें इसमें मिल जाते हैं। आपने कहा कि इसमें सारे लाभ मिल जाते हैं। जब आप यूरोपीय देशों में या कंबोडिया में जाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए बात करते हैं, तो शुरुआती दौर में जैसे यूरोपीय देशों में भी एक्सेंट अलग-अलग, इंग्लिश का भी अलग-अलग होता है, तो कुछ दिक्कत समझाने के लिए आती थी या लोग आसानी से समझ जाते हैं? जी, यह प्रश्न हमेशा रहा है। देखो, मैं सबसे पहले अपनी जर्नी बताना चाहूँगा कि मैंने सभी जो मेरी शिक्षा हुई है बस एमपी बोर्ड के स्कूल्स में हुई है, हिंदी माध्यम में हुई है। मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली। 1-2 क्लास कुछ 1 महीने की इंग्लिश में ली हुई। एक भाषा है, जब आप रहते हैं, उसमें जीते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कोई इंग्लिश बोलने वाला बहुत अच्छा कोई ज्ञानी हो, वह ऐसा नहीं है। ये भाषा है, कोई भी सीख सकता है। तो वहाँ का जो व्यक्ति पैदा हुआ है इंग्लैंड में, तो वो तो इंग्लिश ही बोलेगा।
जो पैदा हुआ वही बोलता है, वहाँ कोई व्यक्ति हो, तो एक भाषा इसको समझ सकते हैं। शुरुआत में परेशानी थी, एक्सेंट की परेशानी थी, क्योंकि यूएस के एक्सेंट हैं, यूके के एक्सेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्सेंट हैं, ये एक्सेंट, उसके अलावा फिर अलग-अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के एक्सेंट हैं, स्पेनिश के हैं, डच के हैं, तो थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन शुरुआत में ऐसा था 1-2 साल, उसके बाद नहीं हुआ। फिर तो अब ऐसा लगता है देखते ही, ये जर्मनी का एक्सेंट है इंग्लिश का, ये डच का है, ये इंग्लिश यूके का है, समझ जाते हैं। जैसे अपन यहाँ हम बोले जैसे भिंड का कौन है, जैसे अभी बात करूँ तो भिंड जैसी आवाज निकलेगी, सुपरी से हूँ, सुपरी से कौन है, इंदौर से माल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकलता है, तो इस तरह की होने लगता है धीरे-धीरे अभ्यास से। तो बिल्कुल आसानी है, इससे हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। को बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको लगता है ऐसा हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे पढ़ाएँगे, कैसे हम टीच करें? आप आगे आएँ और सलाह लें और उसको स्टार्ट करें, सब कुछ संभव है, आसानी से कर सकते हैं। भाषा है, कोई भी सीख सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही और कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि भिंड का व्यक्ति होगा तो वो एक अपना अलग एक्सेंट होता है, ये क्या कर रहा है, जी, और इंदौर का होगा ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सेंट जी, का फर्क है। तो मैंने उसको लेकर जी, लोकल एक्सेंट में समझाने की कोशिश की है, जी, किस तरह से आदमी कनेक्ट बनाता है। और जब लगातार जी, आप लोगों से मिलते हो कि अगर ऑस्ट्रिया गए, नीदरलैंड गए, या फिर आप अमेरिका गए, या जर्मन गए, या जी, ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ के हर एक का एक्सेंट धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों से कनेक्ट करे मिल करते हैं, ज़रूर, मिलता है और अपने आप वो एक्सेंट अपने मुँह से निकलने लगता समझते है। हैं। तो जी, इस ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ, जी, बतौर योगी माधव और जी। धर्मेंद्र धाकड़, इनमें से किस ज़िंदगी को अच्छी मानते हो आप? दोनों ही ज़िंदगी इस बिल्कुल अच्छी हैं, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों का ही उतना ही महत्व है, जैसा घर में हम पप्पू बोलते हैं बच्चे को, बाहर जाके उसको कोई भी नाम से जानते हो, तो दोनों का ही है। एक छोटा-सा लाड-प्यार रहता है, योगा के फील्ड में पोज़ीशन में है, तो योगी माधव का विचार आया, माधव नाम रख लिया। इंटरेस्टिंग कहानी है, 2012 में 2012 को 12 दिसंबर था, 12-12-12, 12 बजे डिसाइड किया चलो माधव रखते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, आइडिया आया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों एक ही है। योगी माधव अब काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। यूरोपीय देशों में लगातार उनके शिविर लगते हैं, कई सारी रिट्रीट होती हैं, कई सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो इस तकनीकी बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं कि अब थोड़ा-सा मुश्किल होगा, कुछ समय के लिए जब कोरोना है, तब तक आपको क्लासेस ऑनलाइन ही लेना पड़ेंगी? जी। तो अभी ऐसी परमिशन नहीं है कि हम कहीं स्टूडियो में जाके क्लासेस लें, सेंटर पर क्लासेस लें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना होगा। तो उस वजह से कुछ कंट्रीज़ में, जहाँ तक मेरा कनेक्शन, अभी कंट्रीज़ ने ओपन किया कि आप आउटडोर क्लास ले सकते हैं, तो आउटडोर क्लास लोग ने करना शुरू कर दी है, जिसमें वो 3 मीटर, 4 मीटर का डिस्टेंस रखती हैं, वो कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ संभव नहीं होगा ऐसा, कोई पार्क हो तो उसमें हम यहाँ भी कर सकते हैं, इंदौर में कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। बट ऑनलाइन के लिए मैंने सोचा नहीं था, पहला लॉकडाउन था, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहला लॉकडाउन था, तो मार्च का महीना था। मैं फरवरी लास्ट में ही बाहर से आया था, कंबोडिया से, ट्रेनिंग कोर्स खत्म करके, ट्रेनिंग कोर्स खत्म हुआ, वापस आया और लॉकडाउन हो गया। रिट्रीट के दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया। रिट्रीट थी मेरे महेश्वर में। तब उसके बाद में सोचा अब क्या करें? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कैमरे पर आना, बात करना, और जब स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं तो उसका अलग ही आनंद रहता है पढ़ाने का, इंटरेक्शन का। तो ये सब कुछ अलग था, क्योंकि अब वर्चुअल सब कुछ ऐसा करना है, सब कुछ आपको देखना है सामने, क्लासेस पढ़ाना है। तो शुरुआत में था 1 वीक मैंने रेस्ट किया, फास्टिंग किया, अपना जो काम थे दिनचर्या के वो किए। मैंने सोचा कि फास्टिंग करते हैं, थोड़ा अपनी बॉडी को देते हैं, लॉकडाउन है, घर से बाहर जाने को नहीं है, तो उसमें दिया। फिर 1 वीक के बाद ऐसा लगा चलो आज मोबाइल उठाते हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव पे किया, 5-7 मिनट के लिए थोड़े शेयर किए अपने थॉट्स, लोगों को पसंद आया। तो फिर इंस्टाग्राम पर लाइव किया, उस पर भी कुछ लोगों को पसंद आया। अब मैंने सोचा कि दोनों को थोड़ा अ, ऑडियंस को पसंद आया, अब इसको हम थोड़ा-सा आधे घंटे की क्लास सेशन रखते हैं, जिसमें प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो रखा, लोगों को पसंद आया। फिर उसका मैंने रूपरेखा बनाई, पूरे प्लानिंग के साथ में, फिर उसको ज़ूम पर लेकर आया और होस्ट किया। तो जो रिस्पॉन्स मिला, मैंने सोचा नहीं था कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो सारी क्लास ऑलमोस्ट फॉलो दी गई। सभी क्लासेस, चाहे वो नॉर्मल क्लासेस हों, ट्रेनिंग कोर्सेज़ हों, वर्कशॉप्स हों, सब फॉलो दी गई, क्योंकि सब लोग घर में बैठे थे। वो चाह रहे थे इस तरह से हमें कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जब हम घर में बैठे हैं, हम अपने समय का सदुपयोग करें। उपयोग तो सभी कर रहे हैं, कुछ ताश खेलने में कर रहे हैं, कुछ गपशप में कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, उसका अच्छा उपयोग हो। तो लोगों ने स्टार्ट किया,
और यहाँ से हम भी स्टार्ट हो गए। तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिला और लोग कर भी रहे हैं अभी, और करना चाहिए कि जैसा हो परिस्थिति को देख के हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करके जितना हो सकता है खुद के लिए, दूसरों के लिए उसमें लाभ मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। धर्मेंद्र, एक सवाल मेरा ये कि जी। परिवार के साथ कितना न्याय कर पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं? परिवार के साथ समय बहुत दे पाते हैं, नहीं भी दे पाते हैं, दोनों ही तरीके हैं। तो अब मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैं इंदौर आया था ऐसे 12 साल पहले। अब उस समय में घर से, गाँव से 12 साल का 13 साल का था जब पढ़ने के लिए यूपी आ गया था, गाँव छोड़ दिया था। कभी 8-10 दिन के लिए गाँव जाता था। तो मान के चलें कि पिछले 20 साल में, 15 साल में लगभग मैं 1 महीने के लिए अपने और 2 महीने के लिए कभी भी पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, परिवार के साथ नहीं रहा। तो इस लॉकडाउन ने ऐसा किया कि पेरेंट्स लकीली गाँव से यहाँ आ गए 1 दिन पहले मुझसे और फैमिली से मिलने। मेरी वाइफ और मेरे बच्चा वे दोनों आ नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ हमारा, लॉकडाउन से पहले 14th को अनाउंस किया हमारे गवर्नमेंट ने इंडियन हाई कमीशन से कि सबके वीज़ा सस्पेंड हो गए हैं, कोई भी इंडिया नहीं जा पाएगा। तो वाइफ और मेरा बेटा जो था वो यूके में है, तो वहाँ यूके में स्टक हो गए मैनचेस्टर में, तो वो आ नहीं पाए, सिर्फ 8 घंटे के डिस्टेंस था इसलिए। तो वो अभी वहाँ पर है लॉकडाउन में, मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो वो यहाँ होते मेरे साथ में भी, और पेरेंट्स भी यहाँ मिलने के लिए आए थे। तो पेरेंट्स इंदौर आ गए, इंदौर में वो लॉकडाउन हो गए, तो अभी तक यहाँ पर है। तो ये 15-20 साल में पहली बार हुआ है कि मैं 2 महीने से जाना परिवार के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ में और भाई के साथ में रह पा रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा है और अच्छा अनुभव है, और मैं चाहता हूँ कि हमें हमेशा टाइम देना चाहिए परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, भाई-बहनों के लिए और पति-पत्नी के लिए, सबको हमेशा समय निकालना चाहिए। हम भूल जाते हैं कभी-कभी, बहुत बिज़ी हो जाते हैं, लाइफ़स्टाइल ऐसी होती है, तो उसका अभी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें समय निकालें और उसका सदुपयोग करें और परिवार के साथ बिताएँ अधिक से अधिक। जब आप यूरोपीय देशों में योगा सिखाने जाते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं, जी। तो कितना रुझान उन लोगों का योगा के प्रति बढ़ रहा है? ऐसा देखने में भी आता है कि लगातार बढ़ रहा है। आपका क्या अनुभव है? जी, तो मैं जब भी जिस देश में जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की संस्कृति को समझूँ और वहाँ मैं जीऊँ, रह रहा हूँ वहाँ जाकर। ऐसा नहीं कि मैं टूरिस्ट की तरह जाऊँ और वहाँ पर घूमकर 5-10 दिन में आ जाऊँ। तो जाके रहूँ, वहाँ के कल्चर को समझूँ, फैमिलीज़ को समझूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है और हमें एक-दूसरे से हमेशा समझना चाहिए, सीखना चाहिए, दोनों ही अच्छा है। तो वो उनका रुझान बहुत अच्छा है क्योंकि वह चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी पद्धति मिले जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरह की उन्नति हो, हमारा विकास हो। तो अधिकतर देशों में यह है कि हम फिज़िकल फिटनेस को ज़्यादा ध्यान दें, शारीरिक रूप से उसको लें। तो योग को अधिकांश जो लोग ले रहे हैं, वो शारीरिक रूप से ले रहे हैं, तो वह भी अच्छा है। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमने जब शुरुआत की, तभी भी हमने आसनों से की, कुछ आसन सीखे, फिज़िकल फिटनेस के लिए सीखे, कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए सीखे। फिर जाके जब उसको डेप्थ में गए, स्टडी की, फिर समझा कि इसमें प्राणायाम भी है, इसमें ध्यान भी है, इससे हम कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही शुरुआत में व्यक्ति को आने के लिए कोई भी एक आलम्बन चाहिए, तो उनके लिए एक फिज़िकल फिटनेस के रूप से आसन का अभ्यास है, पोजेज़ करने का अभ्यास है। धीरे-धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, लोग धीरे-धीरे प्राणायाम सीखते हैं और मेडिटेशन भी सीखते हैं, करते भी हैं। तो उनका जो रुझान है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, और जो पिछले 4-5 साल में हो रहा है, वो बहुत अद्वितीय है क्योंकि जो लोग जितना कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से लोग उसको समझ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, दूसरों को करा रहे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पिछले कुछ सालों में मिल रहे हैं। इसका प्रचार-प्रसार बहुत अच्छा हुआ है। उसका सभी लोगों को, सभी योगा मास्टर्स के लिए, हमारे गुरुओं के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए और हमें मार्गदर्शित करने के लिए। योगी माधव, मैं चाहता हूँ कि जब हम इस कार्यक्रम को खत्म करने जा रहे हैं, तो एक ध्यान का 1 मिनट का सेशन हो, उससे हम इसको खत्म करें तो शायद हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक कर पाएँगे। ज़रूर, ज़रूर। तो ध्यान के 1 मिनट के अभ्यास के लिए, ठीक है, 2 मिनट भी हो सकता है, उसके लिए हम सबसे पहले उसके 4 स्टेप्स हैं, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ पहले। एक होती है स्थिरता, हमारा शरीर पहले स्थिर हो। शिथिलता, शरीर पूरा रिलैक्स हो, शिथिल हो। एकाग्रता, पूरी एकाग्रता हो और जागरूकता। स्थिरता, शिथिलता, एकाग्रता और जागरूकता, 4 उसके स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, आप उसको एन्जॉय भी कर पाएँगे और पूरा लाभ भी मिलेगा। तो उसके अभ्यास के लिए आप सबसे पहले अपना एक पोस्चर बना लें, कोई भी पोस्चर हो, क्रॉस लेग हो या फिर पद्मासन हो, कोई भी अभ्यास हो। कुशन भी रख सकते हैं, पिलो भी रख सकते हैं, कोई भी। स्थिर आसन हो गया,
पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधे, कोहनियां, गर्दन, पूरा चेहरा। लंबा सांस लें एक बार, डीप ब्रेथ। सांस को धीरे से बाहर छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर लेकर जाएं और जैसे आप सांस को छोड़ें, शरीर को और शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव या कोई खिंचाव ना हो। आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आप धीरे धीरे एकाग्रता पूरे श्वास प्रश्वास पर लाएं और नासिका के अंदर ले जाएं। अब प्रत्येक श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर छोड़ते हुए महसूस करें। फील योर एवरी ब्रेथ। प्रत्येक श्वास को फील करें। कोई भी विचार यदि मन में आता हो तो उसे आने दें और जाने दें। किसी भी विचार को विजुअलाइज न करें, ना ही उसमें इन्वॉल्व हो। जस्ट let it go and let it go. If your mind wander away, bring it back to your breath and relax your mind, your thoughts, and you may continue this journey for next few minutes. Take a deep breath in and breathe out. Relax. धीरे से आंखें खोलें, सांस सामान्य। तो इस तरह से हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, इसको लंबा, तो सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। क्या बात है। मैं भी जिस तरह से योगी माधव बता रहे थे उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा था, उसी हिसाब से उनके निर्देशों का पालन कर रहा था और निश्चित तौर पर जो इस 1 मिनट के सेशन में मैंने अनुभव किया है वो अकल्पनीय है। निश्चित तौर पर योगा, मेडिटेशन, ऐसी तमाम सारी चीजें जो हमारे देश से उत्पन्न हुई है, हमारे यहाँ मौजूद है, अगर हम उनको सही ढंग से फॉलो करेंगे तो तमाम सारी बीमारियों, तमाम सारे वायरसों से दूर रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहरहाल योगी माधव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके और पुरानी जो बातें थी हमारी वो ताजा हो गई, आपको देखने को मिला जूम के माध्यम से ही सही। बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।